हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ASL स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि जेएसएससी के अंतर्गत अब जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो कब तक हो सकते हैं, नया नियोजन नीति को कब तक इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सरकार को नियोजन नीति के संदर्भ में क्या करना चाहिए, शिक्षा मंत्री का एक जो स्टेटमेंट आया था सर कि पारा शिक्षकों की बहाली पे, उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या मुद्दा है। तो बस वीडियो के आप अंत तक बने हुए रहिएगा। सबसे पहले मैंने तो पहला पॉइंट ये लिखा है सर कि मेरे द्वारा किए हुए हर दावा का कुछ झलक, और यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने आपको काउंट करवाया है। चूँकि इसको काउंट करवाने का कुछ नीड नहीं था, लेकिन ये नीड हो जाता है आपके वेरिफिकेशन के लिए, आपके ऑथेंटिकेशन के लिए, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए। 3 पॉइंट से पहला पॉइंट ये लिखा है मैंने कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम डेट 7 मंथ अगो। मतलब क्या कि जेएसएससी, चूंकि आप अगर इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता भी होगा कि जेएसएससी सीजीएल को एग्जाम डेट के लेकर आज से 7 महीना पहले से मैं कंटिन्यू कहते आया हूं कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम 2023 में होगा। 2023 से पहले जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं होना है। 7 महीना पहले से कंटिन्यू कहते आया हूँ, ठीक। और वही चीज़ें हुई भी, ठीक है। देखो, मैं लगभग वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मैं जो चीज़ें आपके समक्ष रखता हूँ वो किसी सोर्स से या किसी कॉन्टैक्ट के बिना पे नहीं रखता हूँ। मैं यहाँ जो भी चीज़ें आपके समक्ष रखता हूँ वो रखता हूँ जिस हिसाब से मैं अभी तक राजनीति को समझ पाया हूँ, जिस हिसाब से मैं सरकार के कार्य करने के प्रणाली को समझ पाया हूँ, जिस हिसाब से मैं जेएसएससी के कार्य करने के पैटर्न्स को समझ पाया हूँ, उस बिना पे मैं आपके समक्ष वीडियो रखता हूँ। और वो सही साबित कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि वो एक जेन्युइन थॉट प्रोसेस होता है मेरा, ठीक है। तो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम 2023 में होना है, ये 7 महीना पहले से मैं कंटिन्यू कहते आया हूं। दूसरा पॉइंट सर कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, ये 1 महीना पहले मैंने कहा था जब नियोजन नीति का फैसला भी नहीं आया था। उसी समय जब उसमें सिर्फ मीडियाबाजी हो रही थी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इवन आपके शिक्षा मंत्री जो हैं वो भी, उन्होंने भी स्टेटमेंट आके दिया कि नहीं हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उस समय भी मैंने आपको साफ साफ कहा था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, ठीक। अब इसमें बहुत लोग शायद इत्तेफाक ना रखें, बहुत लोग के मन में आ जाएगा नहीं सर हम लोग स्टूडेंट जो आंदोलन जो हुआ उसका ये इम्पैक्ट था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए। ऐसा नहीं है बाबू। अब चीज़ों को सब, अब देखो आप लोग जो फिजिकल प्रोटेस्ट किए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ऑब्वियस सी बात है किया। इसकी पिछले वीडियो मैंने मेंशन भी किया था कि आपका ये जो फिजिकल प्रोटेस्ट है इसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, इस आंदोलन में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से, और इसका इम्पैक्ट होगा सरकार के ऊपर, नो डाउट। लेकिन उसका एक लिमिट है। क्या आपका रोल है, क्या आपके आंदोलन का रोल रहा, उन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो। सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी 1 महीना पहले मैंने क्यों कहा था, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं। देखो राजनीति, राजनेता है, राजनीति करती है ना, तो चीज़ों को 2024 में चूंकि विधानसभा चुनाव है और लगभग वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो चीज़ें सिर्फ आप और हम नहीं समझते और सोचते हैं, सरकार भी समझती भी है और सोचती भी है ना। तो सुप्रीम कोर्ट, अच्छा एक बात बताओ, प्रैक्टिकली बुरा नहीं मानना है, ना हतोत्साहित होना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं पिछले वीडियो में भी मेंशन किया हूं और अभी मैं कहता हूं कि जिन्होंने भी उस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, ऑब्वियस सी बात है वो बधाई के पात्र हैं और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है स्टूडेंट्स को वो आंदोलन। लेकिन क्या रोल प्ले किया उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि 21 तारीख को आप रांची में गए और 2-3 विधायक आए, कुछ मंत्री आए और वो डायरेक्ट आपके आंदोलन देख के आपको डायरेक्ट बोल दिया कि ठीक है सर हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। आपके आंदोलन, आपके भीड़ को देख के सरकार डायरेक्ट बोलती, बिना विचार विमर्श किए अपने सुप्रीमो से, बिना टाइम लिए, बिना किसी से गहन चिंतन मंथन किए आपको डायरेक्ट बोल दी कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। आपको लगता है कि इतना जल्दी ये चीज़ पॉसिबल है? प्री प्लान्ड होता है हर चीज़, ठीक है। मीडिया में चूंकि बातें चल रही थी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन मैंने आपको साफ साफ इसके पहले के वीडियो में बताया था। आई थिंक 2 या 3 वीडियो पहले जो मैंने अपलोड किया था, आई थिंक 1 महीना पहले, उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाएगी। इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, ठीक। मेरा एक ही टारगेट था 2024, और इसकी पिछले वीडियो मैंने आपको साफ साफ कहा था कि 2024 में सरकार को टारगेट करना चाहिए अपना विधानसभा के लिए, और अगर सरकार टारगेट नहीं करती 2024 को तो स्टूडेंट्स टारगेट करेगी 2024 को, और अगर स्टूडेंट टारगेट करेगी 2024 को तो सरकार के लिए दिक्कत का चीज़ हो जाएगा, और ये चीज़ सरकार भी समझती है। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, ये दावा मैं 24 घंटा पहले या 2 दिन पहले नहीं कर रहा हूँ, ये दावा मैंने 1 महीना पहले किया था। तीसरा पॉइंट कि सरकार का रुख 1 सप्ताह में पता लग जाएगा। ये पिछला वीडियो जो मेरा प्रीवियस वीडियो था, आई थिंक 1 सप्ताह पहले का, उसमें मैंने आपको कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर सरकार के क्या स्टेप्स होने वाला है ये आपको पता लगेगा। और ये आपको पता लगा ना, सरकार आपको बताए कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। सरकार अब क्या करेगी, देखो
ये जो है कि स्टूडेंट्स आंदोलन का क्या रोल है, अब इसको पहले समझ लो, थोड़ा सा धैर्य रख के। आपका रोल ये रहा कि आपने सरकार को ये अवगत कराया कि स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिव मोड पर है। ठीक, आपका रोल ये रहा कि सरकार अब जो भी स्टेप्स लेगी इससे आपको वो अवगत कराएगी कि अब ये स्टेप्स लेने वाली है। जैसे आपको अवगत कराई कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। अगर आप आंदोलन नहीं करते, फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं करते, तो सरकार शायद आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाती कि क्या करने वाली है, सोई भी रहती, स्लीपिंग मोड में रहती। लेकिन आपने आंदोलन कराया तो सरकार को लगा नहीं, स्टूडेंट्स तो एक्टिव मोड पर है, तो अब जो भी स्टेप्स लेगी वो उससे आपको अवगत कराएगी, क्योंकि 24 का चिंता उनको भी है और 24 से पहले जॉब पाने का चिंता आपको भी है। ठीक है, तो चीज़ों को समझो। मैं यहाँ कोई भी चीज़ वो नहीं बोलूँगा कि आपको सिर्फ खुश करने के लिए कोई चीज़ें बोल दो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, जो प्रैक्टिकली हो रही हैं, जो मैं समझ पाता हूँ, तो बस वही थॉट प्रोसेस आपके समक्ष रखता हूँ। आप भी यहाँ से सोचना, तो यहाँ से दिल से एक आवाज़ आएगी और वो एक सही आवाज़ होता है। चलिए, आपका रोल पता चल गया कि स्टूडेंट्स का क्या रोल है, और इन 3 पॉइंट्स को मैंने काउंट क्यों करवाया, ताकि आपको पता चले। मैं बार बार बोलते आया हूँ कि आपको इस चैनल पे कोई कोर्स बेचा नहीं जाता है। जो भी वीडियो अवेलेबल है इस चैनल पे, चाहे मैथ के हों, रीजनिंग के हो, खोटा को है, वो निःशुल्क है ना। तो चूँकि कोर्स मैं देता हूँ नहीं, तो मेरा यहाँ आने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप अपना रणनीति को सही तरीके से बना सको और एक अच्छा जॉब आप प्राप्त कर सको अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। तो एक सही रणनीति जब बनता है ना, तो पढ़ाई अच्छे से होता है। इसीलिए मैं ये वीडियो आपके पास लाता हूँ, क्योंकि इतना स्वार्थीपन लगभग जब, मैं ऐसे नहीं बोलूँ कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं भी हूँ, लेकिन चूंकि मेरा भी जरिए यूट्यूब से पैसा कमाने का नहीं है ना, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ऑथेंटिक न्यूज़ आपके पास जाए। हर कोई अपने बारे में सोचता है, उसका अधिकार है अपने बारे में सोचने का, लेकिन अपने बारे में सोचने के चक्कर में बहुत लोग जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और खैर, इस चैनल को जो फॉलो कर रहे होंगे वो कम से कम इस बात को समझ रहे होंगे कि चाहे जैसे सीजीएल के एग्जाम डेट के लेके हो, चाहे सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी इस मुद्दे को लेके हो, ये बातें मैं आज से 1 महीना पहले, 7 महीना पहले कंटिन्यू कहते आया। सीजीएल डेट को लेके 7 महीना पहले, सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी 1 महीना पहले, सरकार का रुख क्या होगा 1 सप्ताह में पता चल जाएगी। ये प्रीवियस वीडियो मैंने आपको कहा था। अब बात हम करते हैं सर कि नया नियोजन नीति कब तक बन सकता है। तो मेरे अनुसार, जिस सब से मैं समझ पाता हूँ, तो मिड फरवरी से लेके फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक नया नियोजन नीति बन सकता है। जैसे आज हो गया सर 24 दिसंबर, ठीक, 24 दिसंबर है, तो लगभग दिसंबर आप ख़त्म ही पकड़ लो। जनवरी में आपका नियोजन नीति नहीं बनेगा एट एनी हाउ, और 15 फरवरी तक आपका जो नियोजन नीति है वो आपके सामने इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। आपके समझ नियोजन नीति के बारे में कोई भी चर्चा नहीं होगी। हल्का फल्का एनोन से मीडियाबाजी होते रहता है, लेकिन एक प्रॉपर नियोजन नीति 15 फरवरी तक बन के रेडी नहीं होगा। तो मेरे अनुसार क्योंकि मैं जो डेट रखा हूँ ना, ये इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या अड़चनें आ सकती हैं नया नियोजन नीति को इंट्रोड्यूस करने में। उस पर भी हम बात करेंगे, और उस पर हम सोचने के बाद इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि आपका जो नियोजन नीति है सर, जो नियोजन नीति चूंकि इंट्रोड्यूस करना है सरकार को, तो मिड फरवरी से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक आपके समक्ष रख सकती है कि अब हम लोगों ने नियोजन नीति बना लिया, ये नियोजन नीति रहेगा और इसी के आधार पर हम लोग नियुक्ति करेंगे। तो वो डेट क्या रहेगा सर, मिड फरवरी टू फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। इसके बीच में नियोजन नीति आपके समक्ष रखा जा सकता है अगर परिस्थितियाँ सही रही तो, ठीक। इसके पहले नहीं सर, 15 फरवरी तक तो आप भूल ही जाओ कि नियोजन नीति के बारे में कुछ, या नियोजन नीति बन के आपका रेडी हो जाएगा। स्टेटमेंट्स अब क्या बोलूँ, जब मैं सीजीएल एग्जाम डेट को लेके बोल रहा था ना, तो बहुत लोग आप फॉलो करो, मेरे चैनल को फॉलो करो, किसी और के चैनल को फॉलो करो, बढ़िया चीज़ें फॉलो करना। मैं तो हर वीडियो में ये कहता हूँ कि जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ आप मान लो, मैं जो बोलता हूँ उस पर आप गहन चिंतन करो, सोचो उसके बारे में एक बार, तब आप मानो। आपको लगे कि ऑथेंटिक है तो आप मानो, नहीं तो आप स्वतंत्र हो। नियोजन नीति बनने में बहुत अड़चने हैं, क्या है उस पर हम बात करेंगे अभी आगे, इसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आप अभी फिलहाल के लिए ये समझ लो कि नियोजन नीति जो है सर, वो मिड फरवरी से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक आपके समक्ष रखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि नियोजन नीति के संदर्भ में सरकार को क्या करना चाहिए।
तो मेरे अनुसार चूँकि नियोजन नीतियों को आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो मेरे अनुसार मुख्यमंत्री उसमें रहें, कुछ मंत्री रहें, कुछ उनके विभागीय सलाहकार रहें, और प्रोफेसर्स अवश्य रहें सर, यूनिवर्सिटीज़ के जो गणमान्य हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं, उन प्रोफेसर्स को भी अपने इस कमेटी में जरूर इन्वॉल्व करें। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि को भी एक कमेटी फॉर्म करें। मेरे कहने का मतलब है कि एक कमेटी फॉर्म करें मुख्यमंत्री, जिसमें वो स्वयं रहें, कुछ मंत्री को रखें, कुछ सलाहकार को रखें अपने विभागीय, कुछ माननीय प्रोफेसर्स को रखें, गणमान्य प्रोफेसर जो हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभवी हैं, जो झारखंड की ज्योग्राफी से परिचित हैं, जो झारखंड की हिस्ट्री से परिचित हैं, उन प्रोफेसर्स को इंक्लूड करें। और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि को भी उसमें रखें, एक दो जो भी है उसमें रखें, क्योंकि नियोजन नीति इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए ही ना, नियुक्ति के लिए ही ना, तो एक कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि को भी उस कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब एक आप एक्सपीरियंस प्रोफेसर को रखते हो, स्टूडेंट्स की एक दो प्रतिनिधि को रखते हो, एक सलाहकार को रखते हो, कुछ मंत्री और आप रखते हो, तो नियोजन नीति जो बनता है वो मेरे हिसाब से बढ़िया बनेगा। और वो चैलेंज होने का फिर बहुत कम पॉसिबिलिटीज होगा कि कोर्ट में उसको कोई चैलेंज कर दे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स का जो भी प्रतिनिधि रहेगा वो स्टूडेंट्स के जो भी उनके प्रॉब्लम्स है उससे वो परिचित रहेगा, है ना। और चीज़ों को सही तरीके से डिस्कस करके अगर रखा जाए तो बहुत कम चांसेस है कि कोर्ट में वो चैलेंज होगा। तो मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री को एक कमेटी फॉर्म करना चाहिए, जिसमें वो स्वयं रहें, मंत्री रहें, उनके कुछ विभागीय सलाहकार रहें, कुछ हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स रहें, और स्टूडेंट्स के कुछ प्रतिनिधि रहें। इसका एक कमेटी फॉर्म करके और तब नियोजन नीति पे काम करना चाहिए। सरकार को बहुत ज़्यादा हेल्प इसमें मिलेगा नियोजन नीति को जल्दी तैयार करने में और एक ऑथेंटिक नियोजन नीति को इंट्रोड्यूस करने में। जेसीसी की एग्जाम कब तक हो सकती है इस पर हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस पर हम थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। और जैसे चीज़ों को आप समझो, अब नियोजन नीति को इंट्रोड्यूस करना है। अब चूंकि 10-12 का जो मामला है वो तो खारिज हो गया, ठीक, तो इसको तो आप इंट्रोड्यूस करोगे नहीं, ये तो ख़त्म। रघुवर सरकार जिस टाइम थी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल चर्चा कर लेते हैं। रघुवर सरकार जिस टाइम थी उस समय उनका जो नियोजन नीति था, चाहे 1985 हो जो हो, तो उसको भी आप इंट्रोड्यूस करोगे नहीं, क्योंकि वो आपके ईगो पे लगेगा। और दूसरी चीज़, एक सवाल कहीं ना कहीं आपके समझ ही खड़ा हो जाएगा कि अगर आपको यही नियोजन नीति इंट्रोड्यूस करना था तो आपने फिर स्टूडेंट्स का समय इतना बर्बाद क्यों किया और नया नियोजन नीति को आपने इंट्रोड्यूस क्यों किया था वहाँ पर। तो फिर रघुवर सरकार का जो नियोजन नीति था आप उसको भी इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, 10-12 वाला भी इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों से हट के एक नया नियोजन नीति आपको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक। और आपकी जो प्राथमिकता है झारखंड सरकार की कि झारखंडियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, यही चीज़ है। तो आप जो नियोजन नीति, मेरे हिसाब से, अगर मेरा अपना एक थॉट प्रोसेस है कि चाहे आप आधार कुछ भी रखो, है ना, आधार आप 1932 रखो, आधार 1954 रखो, 72 रखो, जो भी रखना है, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि नियोजन नीति आप बना रहे हो और आप चाह रहे हो कि झारखंडियों के पक्ष में, तो सबसे तो पहले आपको पहले ये इंट्रोड्यूस करना होगा कि झारखंडी कौन है, झारखंडी किसे कहेंगे आप। चूंकि 1985 के बिना पे जो भी डोमिसाइल्स बनते थे, तो 1985 के पहले से जो रह रहे थे वो झारखंडी कहलाए रघुवर सरकार के टाइम में। अब आपका क्या वो पैमाना आपने तय करोगे, आप 1954 तय करोगे, 72 तय करोगे, क्या तय करोगे, किसके बिना पे बोला जाएगा कि ये झारखंडी है। पहले तो आपके पास ये है, ये तय करना कि पैरामीटर क्या होगा आपका झारखंडियों को तय करने का, कि कौन झारखंडी है और कौन झारखंडी नहीं है। ये पैरामीटर आपको पहला तय करना होगा। दूसरा चीज़ है कि अब 10-12 का आपका मामला रहेगा नहीं, है ना। मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो जैसे बिहार में भी रूल है कि 90-10% का जो रेशियो है वो झारखंड सरकार क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करती है। आप फॉर्म सबके लिए अलाउ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बिहार के हो, यूपी के हो, जहाँ के आप फॉर्म भरो ना, 90-10 का रेशियो रख दो ना, 90% झारखंडियों के लिए रिजर्व रख दो, 10% अदर स्टेट के लिए रख दो, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई अड़चन भी नहीं, सब फॉर्म भी भर पाएंगे। और 90% आप झारखंडियों को दो ना, 10% बाहर स्टेट वाले को दो। आप इसमें डोमिसाइल को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, चाहे जो भी आपका पैरामीटर होगा, 72-54 जो भी आपका होगा, तो आप एक डोमिसाइल इंट्रोड्यूस कर दो। जो डोमिसाइल के साथ फॉर्म भरेंगे वो 90% में फाइट करेंगे, प्लस 10% में भी फाइट करेंगे, क्योंकि जनरल कैटेगरी में अगर वो काउंट होते हैं तो, है ना। आप बाकी 10% में आप अदर स्टेट को रख दो, कोई इशू नहीं। तो इससे क्या होगा
कि झारखंडी जो है, प्योर झारखंडी जो है, जो डोमिसाइल के साथ फॉर्म भर रहे हैं, वो 90% में तो फाइट करेंगे ही करेंगे, ठीक। अब प्लस 10% जो आपने जनरल रखा है, जनरल टू ऑल, है ना, उसमें भी तो ये फाइट कर रहे हैं ना कहीं। और यही रूल तो बिहार में भी है, यही रूल बहुत जगह है। तो आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो कोई भी एक पैरामीटर को सेट करके। इस पर हम डिटेलिंग चर्चा करेंगे, अगर आप बोलोगे तो, अगर आप कमेंट करोगे तो। चलो, तो अभी क्या है नियोजन नीति में कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो सरकार को पहले तो ये इंट्रोड्यूस करना है कि झारखंडी कौन। इसको एक पैरामीटर तय करने के बाद उसके बाद उस पर नियोजन नीति बनाया जा सकता है। उसमें आप झारखंडियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे पहुंचा सकते हो, ठीक। और बाहर स्टेट्स वाले हैं वो भी फॉर्म भरेंगे, तो उसको आप एक लिमिट में कैसे, मतलब एक लिमिट बाउंड्री के अंदर आप उसको कैसे रख पाओगे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे आपको चर्चा करना पड़ेगा, अड़चने ज़्यादा हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जनवरी में तो संभव नहीं है और 15 फरवरी तक आपको संभव नहीं है कि नियोजन नीति को इंट्रोड्यूस किया जाए। नियोजन नीति को इंट्रोड्यूस बहुत जल्दी भी किया गया सर, तो मिड फरवरी से लेके फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक आपके समक्ष नियोजन नीति इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगला पॉइंट मैंने लिखा है सर कि जेएसएससी के एग्जाम्स कब तक हो सकते हैं। तो मेरे अनुसार इसके पिछले 2 वीडियो में मैं कंटिन्यू भी कहते आया हूँ कि जेएसएससी के एग्जाम्स वही अगर मार्च तक, जो मैं सोच पा रहा हूँ, मार्च तक अगर आपका नियोजन नीति इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो मेरे हिसाब से जेएसएससी के जो भी एग्जाम्स हैं वो मई से होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, मतलब मई से प्रारंभ होना चाहिए। मतलब अप्रैल तक तो आप कन्फर्म रहो कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 महीना आपका एग्जाम नहीं होना है। बहुत जगह सुनने में आ गया ना कि 3 महीना में एग्जाम्स होने लगेगा। पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई कुछ भी बोल दे, आप नियोजन नीति इंट्रोड्यूस करोगे सर, उसके बाद फिर से फॉर्म आप कहीं ना कहीं एडिट करवाओगे, भरवाओगे, टाइमिंग दोगे, फोटो का, सिग्नेचर का, फिर उसके बाद भी जब फॉर्म का डेट लास्ट होता है भरने को, उसके बाद 1 महीना का उसका समय रहता है, एग्जाम कैलेंडर निकालोगे, जैसे सीजीएल का एग्जाम लेना है, पीजीटी का एग्जाम लेना है, अभी जो अन्य वैकेंसियाँ जिसको आप इंट्रोड्यूस किए थे उन सब का एग्जाम लेना है, लैब असिस्टेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। मई से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, आप कंफर्म रहो। और ये डेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर कि 4-5 महीने का पर्याप्त समय है आपके पास, उस हिसाब से अपना रणनीति को आप फॉर्म करो ना, उस हिसाब से रणनीति को बनाओ और उस हिसाब से आप पढ़ाई करो। हड़बड़ाहट में कुछ नहीं पढ़ना है। मई से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है मैटर नहीं करता है, मैं क्या बोलता हूँ यह भी मैटर नहीं करता है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनो, समझो, आपको लगता है। और मैं जो बताया ना, यहाँ जो 3 पॉइंट मैंने आपको काउंट कराया, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक भी डालूंगा वीडियोस को, या फिर आप चैनल को विजिट करना, आप देखना कि चीज़ें वो सही हुई हैं कि नहीं हुई हैं। आपको लगता है कि चैनल पे ऑथेंटिक न्यूज़ दिया जाता है, तब आप मेरे बातों को फॉलो कर रहे हैं, तो आप स्वतंत्र हो ना सर, आप स्वतंत्र हो। आपको किसी और का बात मानना, आप उसका बात मानो। सबसे तो बढ़िया है कि आप चीज़ों को सुनो और उस पर खुद गहन चिंतन करने के बाद अपना दिमाग का बात मानो, किसी का क्यों बात मानना। तो मैं इसलिए लाता हूँ वीडियो क्योंकि आप उस पॉइंट्स को सोच सको। मेरा बस यही तक का रूल है, बाकी निर्णय आपका। अगला पॉइंट मैंने लिखा है सर कि पारा शिक्षक के लॉलीपॉप में ना पड़े, पारा शिक्षक को अस्थायी क्यों किया गया था समझे। जैसे कि अभी शिक्षा मंत्री का एक स्टेटमेंट आया कि 22,000 या 26,000 पारा शिक्षकों का हम बहाली करेंगे। पता नहीं चलता है कि ये अटपटांग सा बयान वो क्यों देते हैं, कहाँ से आता है ये सब चीज़ उनके माइंड में, है ना। और बहुत सारे लोग अब लग भी जाएंगे कि हाँ पारा टीचर का बहाली आने वाला है। अरे कहाँ से आ जाएगा भैया। एजुकेशन पॉलिसी आया जिसके तहत साफ साफ ये मेंशन किया गया कि किसी भी स्टेट में एजुकेशन मतलब शैक्षणिक संस्थान में आप किसी भी टीचर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं रख सकते। इसीलिए फिर पारा टीचर जितने भी थे उन्होंने हड़ताल किया, आंदोलन किया, और तब जाके पारा शिक्षकों को क्या किया गया, अस्थायी कर दिया गया 60 साल तक। यही चीज़ें हुई है ना। तो पारा टीचर को अब पारा टीचर ना कह के सहायक अध्यापक कहा गया। तो जब पारा टीचर का नाम ही चेंज होकर सहायक अध्यापक कहलाया और उसको आपको अस्थायी करना पड़ा नया एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो शिक्षा मंत्री ने साहब ने जो आपको समझ ये बातें रखी हैं मीडिया में कि हम पारा टीचर का बहाली करने वाले, उन्होंने फिर एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाई नहीं है। फिर जब आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर को रखना ही नहीं है तो फिर पारा टीचर का बहाली आप करोगे कैसे। और अगर बहाली करोगे तो उसका अस्थायी करना पड़ेगा, और अस्थायी एक शिक्षा का नियुक्ति का मतलब समझ रहे हो, उसके लिए फिर आपको एग्जाम लेना पड़ेगा। एग्जाम एक प्रोसेस होता है ना, ऐसे थोड़ी किसी भी उठा के आप अस्थायी कर दिए। तो आप कॉन्ट्रैक्ट पारा टीचर कहाँ रहा अब तो वो सहायक अध्यापक कहलाए ना सर। पारा टीचर को टर्म ही हट गया। नया एजुकेशन पॉलिसी के तहत
आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी टीचर को नहीं रख सकते, चाहे तो उसको आप अस्थायी कीजिए या उसको आप सेवा से मुक्त कर दीजिए। इसी न्यूज के खिलाफ फिर पारा शिक्षकों ने आंदोलन किया, हड़ताल किया, तब जाके पारा शिक्षकों को अस्थायी किया गया 60 साल तक के लिए। तो अब वो सहायक अध्यापक कहलाए। तो जब पारा टीचर का टर्म हट गया, आपके नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे शिक्षक को रख नहीं सकते, तो ये शिक्षा मंत्री जो है वो कहाँ से ये बयानबाजी कर रहे हैं पता नहीं। तो आपको इसके लॉलीपॉप में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पारा शिक्षक के लॉलीपॉप में इसका बहिष्कार करें। साथ ही साथ आप टीचर का वैकेंसी निकालो, उसका एग्जाम लो, इस पर आपको प्रेशर बनाना चाहिए। लॉलीपॉप बहुत मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन नुकसानदेह है और कौन नहीं है। जो सिंपल से चीज़ें थे वो मैंने आपको आसान शब्दों में रख दिया कि पारा शिक्षक नाम का कोई शब्द रहा नहीं, वो सहायक अध्यापक कहलाते हैं अब। और अस्थाई उनको किया गया। अस्थाई क्यों किया गया? तो नया एजुकेशन पॉलिसी के तहत किया गया। तो सब चीज़ें पहले जब सेट हैं तो ये नया टर्म अपना रहे हैं शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं कि पारा शिक्षक का हम बहाली करें। कहाँ से कर देंगे भैया, कहाँ से कर देंगे? सोचिएगा। लास्ट लिखा है मैंने सर कि आपका रणनीति क्या होना चाहिए। ओवरऑल जितना भी हम डिस्कशन किए, सीजीएल को अगर आप लेकर फोकस्ड हो या जेसीसी के अंतर्गत किसी भी एग्जाम को लेकर आप फोकस्ड हो, 4-5 महीने का पर्याप्त समय है आपके पास। उस हिसाब से आप देखो कि आपका कौन सा सिलेबस वीक रह गया, कौन सा सिलेबस बढ़िया तैयारी हो चुका है, उस हिसाब से अपना आप रणनीति को तय करो। लेकिन कम से कम 4 से 5 महीने का समय आपके पास है एग्जाम को लेकर, आराम से आप अपना तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहोगे एक प्रॉपर रणनीति को लेके वीडियो, तो प्रॉपर वीडियो रणनीति पे बना देंगे, या इनमें से किसी भी पॉइंट्स पे एक वीडियो का पार्टिकुलर चाहोगे तो उस पर भी बना देंगे। दूसरी चीज़ है सर कि आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी अगर हो, कुछ पूछना हो, है ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो 8421627238। आई रिपीट 8421627238। आप इस पर व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं करने की कोशिश कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। उसके बाद आप समय ले लीजिएगा, उस हिसाब से आप कॉल कीजिएगा, क्योंकि दिन में कहीं ना कहीं इधर उधर मैं व्यस्त रहता हूँ थोड़ा मोड़ा। तो अगर आपको कुछ क्यूरी हो तो आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हो। वीडियो अगर आपको लगता है सर कि इस चैनल पे एक ऑथेंटिक न्यूज दिया जाता रहा है आज तक, तो जितना हो सके इस वीडियो को, चाहे वो फेसबुक पर हो, व्हाट्सएप पर हो, जिस भी सोशल साइट्स पर हो, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पहली बार अगर आप चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत सारे कॉल्स भी आए थे कि सर आप तो शुरू से बोलते रहे थे कि जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं होगा, उसी हिसाब से उन्होंने रणनीति बनाया था, 1, 2, 8, 10 ऐसे थे विश्वास करके, तो उनका तैयारी उस हिसाब से बढ़िया हो रहा है ना। तो मैं क्यों रखता हूँ? ताकि आप रणनीति को बना सको, चीज़ों को समझना स्टार्ट करो। अब होता क्या है ना कि टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, व्यूज जिसके चैनल पे ज़्यादा होंगे भैया वही सही बोल रहा होगा, ये दिमाग में आ जाता है। सब्सक्राइबर्स जिसके ज़्यादा होंगे वही बड़ा, वही सही, ये आ जाता है। स्वाभाविक सा चीज़ है, आना है। लेकिन आप कंपेयर करो ना, मेरा वीडियो अगर आपके पास पहुँचा तो आप कंपेयर करो ना एक बार, और कंपेयर करके उसके बाद आपको लगता है कि मेरे चैनल पर भरोसा करना चाहिए तो करो, नहीं लगता है कि नहीं इस पर नहीं अगला पर करना चाहिए तो उस पर करो, ठीक। लेकिन अपने आप को किसी एक चैनल के प्रति जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कमिट मत कर दो अपने आप को किसी एक चैनल के लिए। आप सेटिस्फाइड अगर हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो कमिट नहीं, क्योंकि ये लाइफ आपका है सर, जॉब आपको पाना है, ललक आपको है, तो ऑथेंटिकेशन भी आपको ही तलाशना पड़ेगा। नीचे ऐसे तो 2-3 वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल ही रहा हूँ लिंक, आप चैनल को विजिट करके मेरा कोई वीडियो को आप देख सकते हो कि जैसे सीजीएल को एग्जाम डेट को लेके मैंने क्या कहा था, या सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी इस मुद्दे को लेके मैंने क्या कहा था। इसके अलावा मैथ रीजनिंग खोटा के वीडियो भी आपको इस चैनल पे अवेलेबल है। आई रिपीट कि सर जितना हो सके इस वीडियो को आप अवश्य शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे ताकि वो एक सही रणनीति की ओर बढ़ सके। मेरा बस यही उद्देश्य है, आपके समक्ष इस वीडियो के थ्रू आने का मेरा बस एकमात्र मोटो है। मुझे हीरो नहीं बनना, मुझे लीडर नहीं बनना, मुझे बहुत ये भी नहीं कि बहुत फेमस होना है, नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रीच तक जरूर पहुंचना है, ताकि मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सार्थक हो, लोगों को इसका एडवांटेज मिल सके। चलो
थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय बाय।